इंटरनेट एक बहुत बड़ी दुनिया है। इंटरनेट के अंदर काफ़ी सारे अर्निंग मेथड्स एग्ज़िस्ट करते हैं। उनमें से बहुत सारे अर्निंग मेथड्स तो पुराने हो चुके हैं और ऑब्सोलीट भी हो चुके हैं, जिस तरह फ्रीलांसिंग है, ड्रॉप शिपिंग है और इससे मिलते-जुलते काफ़ी सारे ऑनलाइन बिज़नेस मॉडल्स हैं। क्योंकि उसमें न्यू कमर्स के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ उस तरह नहीं रही, जिस तरह कभी हुआ करती थी काफ़ी साल पहले। अब काफ़ी सारे अर्निंग मेथड्स हैं जो कि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं। उनके अंदर क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है और उनकी ग्रोथ जो उनसे है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है इन द नियर फ्यूचर। उसके अंदर जो है वो न्यू कमर्स के लिए काफ़ी सारी हिडन अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरा फोकस जो है वो टॉप 3 रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अर्निंग मेथड्स के ऊपर होगा, जिनको आप यूज़ करके अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट पे जो टॉप पे आएगा वो है एनएफटीज। एनएफटीज अब कुछ लोगों के लिए एक नई टर्म हो सकती है। ये बिल्कुल रिसेंटली इंट्रोड्यूस एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप बेसिकली डिजिटल एसेट्स को ओन कर सकते हैं। अब डिजिटल एसेट्स का क्या मतलब है? जिस तरह रियल लाइफ के अंदर हमारे पास कुछ एसेट्स होते हैं, जिसमें घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है या कोई और एसेट है, और हम उनको ओन कर सकते हैं। इसी तरीके से अब डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम कुछ एसेट्स को ओन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें म्यूजिक हो सकता है, क्योंकि म्यूजिक जो है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, या फिर कोई इमेज हो सकती है, कोई पेंटिंग हो सकती है, आर्ट वर्क हो सकता है, या कोई भी वीडियो हो सकती है जिसको हम उसकी ओनरशिप को अपने नाम के साथ अटैच करना चाहते हैं कि वी शुड बी द ओनर ऑफ दिस वीडियो बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दिस वीडियो। तो उसको हम एनएफटी कहेंगे। अब इस पूरे के पूरे एनएफटी के प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप फेजेस के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एनएफटी को बनाना। इफ यू आर अ म्यूजिशियन इट मीन्स क्रिएटिंग अ म्यूजिक। इफ यू आर एन आर्टिस्ट इट मीन्स क्रिएटिंग एन आर्ट वर्क। अब इसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी टूल यूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू वांट टू क्रिएट अ डिजिटल आर्ट वर्क, तो आप उसके लिए कैनवा को यूज कर सकते हैं, फोटोशॉप को यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और सॉफ्टवेयर जो भी आपको आसान लगे आप उसको यूज कर सकते हैं टू क्रिएट योर डिजिटल आर्ट वर्क। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आप जो भी डिजिटल आर्ट वर्क बना रहे हैं वो वैल्यूएबल होना चाहिए, यानी कि वो यूनिक होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए ताकि कोई ना कोई इसको बाय कर सके व्हेन यू विल सेल दैट एनएफटी। जब आपने एक एनएफटी क्रिएट कर लिया, चाहे वो म्यूजिक की शक्ल में हो, चाहे वो डिजिटल आर्ट वर्क की शक्ल में हो, अब नेक्स्ट स्टेप आता है उसकी मिंटिंग का, यानी कि उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डालने का और उसकी ओनरशिप अपने नाम के ऊपर ट्रांसफर करने का। तो इसको हम मिंटिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को मिंटिंग कहेंगे कि आप एनएफटी को मिंट कर रहे हैं। अब काफी सारे ब्लॉकचेन्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, जिसमें इथेरियम है, पॉलीगॉन है, सोलाना है। इथेरियम थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है। Solana and Polygon are cost effective और they are also fast as compared to Ethereum। तो आप अपनी मर्जी से इनको कोई भी चूज कर सकते हैं। तो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आई विल यूज इथेरियम। तो अगर आप इथेरियम को यूज कर रहे हैं अपने एनएफटी को मिंट करने के लिए, तो यू विल हैव टू पे द इथेरियम मिंटिंग फी इन ईथ। ईथ अब इथेरियम ब्लॉकचेन की करेंसी है जो कि आप क्रिप्टो में जाके मार्केट से किसी भी एक्सचेंज पे जाके आप उसको बाय कर सकते हैं। क्योंकि आपको जितनी भी फी पे करनी पड़ेगी इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर, वो ईथ के अंदर पे करनी पड़ेगी। यूएसडी और एनी अदर करेंसी विल नॉट बी एक्सेप्टेड देयर। तो जब आपने उसको मिंट कर लिया और उसकी ओनरशिप जो उनसे वो आपके नाम के ऊपर ट्रांसफर होगी, आप अब दो चीजें कर सकते हैं। या तो आप उसको स्टोर कर लें अपने वॉलेट के अंदर, बिकॉज यू डू नॉट वांट टू इमीडिएटली सेल दैट एनएफटी। उसके लिए आप मेटामास्क वॉलेट को यूज कर सकते हैं, जहां पे आप उसको सिक्योरली सेव कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज भी सेव कर सकते हैं, आप अपना एनएफटी को भी वहां पे सेव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो फिर आपको उस एनएफटी को किसी मार्केट प्लेस के ऊपर डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको बेचना चाहते हैं तो आप उसको किसी न किसी बड़ी मार्केट प्लेस, जैसे कि ओपन सी सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है इस वक्त एनएफटीज की, उसके ऊपर आप इसको डालेंगे। तो इसको अपलोड करने का तरीका सबसे आसान है। आपने सबसे पहले अपना वो डिजिटल आर्ट वर्क चुन सा है, या म्यूजिक है, या कोई भी एनएफटी है, उसको आपने अपलोड करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन डालनी है, उसका टाइटल डालना है, उसकी पेमेंट टर्म्स डालनी है कि उसकी प्राइस क्या होगी और उसके ऊपर क्या आप रॉयल्टी चार्ज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब पेमेंट टर्म्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मोनेटाइज करना चाहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो वन टाइम पेमेंट के ऊपर पूरे के पूरे एनएफटी को बेच देंगे, यानी कि अगर मैंने कोई डिजिटल आर्ट वर्क बनाया है और मैंने उसकी प्राइस $500 रखी है, तो कोई भी उसको बाय कर सकता है मेरे से और जस्ट
they have to pay me $500 and I will transfer the ownership from myself to that person, या फिर मैं उसके ऊपर रॉयल्टी भी चार्ज कर सकता हूँ। तो रॉयल्टी चार्ज करने का ये तरीका होता है कि मैं उसकी प्राइस को थोड़ा-सा अफोर्डेबल बना देता हूँ। मैं उसको $50 पे बेचता हूँ और फिर मैं उसके ऊपर 10% रॉयल्टी चार्ज कर लेता हूँ कि जब भी ये ट्रांज़ैक्शन करेगा, यानी कि जिसको मैं बेच रहा हूँ सेलर को, जब भी ये आगे इसको सेल करेगा और मोनेटाइज़ करेगा एनएफटी को, उसका 10% रेवेन्यू जो-सा वो एज़ अ रॉयल्टी ओरिजिनल क्रिएटर यानी कि मुझे मिलता रहे उसका। तो मैं ऐसे भी उसको प्राइस कर सकता हूँ। तो जब आपने ये मार्केट प्लेस के ऊपर डाल दिया, इसको अवेलेबल फॉर सेल के लिए डाल दिया और कोई पोटेंशियल बायर आपके पास आता है, तो फिर आप उसको ओपन सी के ऊपर बेच भी सकते हैं, जिस तरह हम टेंजिबल प्रोडक्ट को बेचते हैं। अब बायर जो आपसे एनएफटी परचेज करेगा, वो एनएफटी का करेगा क्या? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि अगर आप एक किसी को एनएफटी बेच रहे हैं, तो वो उसका करेगा क्या? नंबर 1, वो उसको फर्दर सेल आउट कर सकता है। नंबर 2, वो उसको अपनी किसी न किसी प्रोडक्ट के अंदर यूज कर सकता है। और नंबर 3 जो है वो इसके मेटावर्स के अंदर काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, जो कि मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर उसको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। तो एनएफटी जो सी है वो एक बड़ी मार्केट है। एनएफटी का मार्केट साइज जो सा है वो इस वक्त $26 बिलियन के ऊपर है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2031 इसका मार्केट साइज 222 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा, जो कि एक ह्यूज इंक्रीमेंट है। अब इस इंक्रीमेंट को देखते हुए लगता है कि पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एनएफटीज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं कि आप एनएफटी को प्रोड्यूस करें, एनएफटी को मार्केट प्लेस के ऊपर बेचें और इसमें से रेवेन्यू मैक्सिमाइज करें ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years, क्योंकि इसके अंदर जो कि ग्रोथ है वो इनक्रेडिबली हाई ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। सेकंड ट्रेंडिंग अर्निंग मेथड जो इस वक्त है वो है मेटावर्स लैंड। अब मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जहां पे आप कोई चीज बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। आप वहां पे अपना रियल स्टेट भी बना सकते हैं वर्चुअल दुनिया के अंदर। तो वहां पे आप एक लैंड का पार्सल बाय भी कर सकते हैं और फिर उसको सेल भी कर सकते हैं, या अल्टरनेटिवली आप लैंड का एक पार्सल बाय कर लें, उसके ऊपर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लें और फिर उसको रेंट आउट भी आप कर सकते हैं फॉर इवेंट्स एंड अदर पर्पसेस एज वेल। जो इस वक्त दुनिया के अंदर 2 लीडिंग मेटावर्स ब्रांड्स हैं, उनमें एक डिसेंट्रलैंड है और दूसरा सैंडबॉक्स है। ये दोनों आपको इस वक्त अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और वहां पे उनके अवेलेबल लैंड जो है उसको बाय करें, क्योंकि लैंड जो है उसकी एक लिमिटेड इन्वेंट्री है। तो इस वजह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी प्राइस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अप्रिशिएट होगी। अब लैंड को बाय करने का तरीका सबसे आसान है। सबसे पहले आपको उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप डिसेंट्रल लैंड के ऊपर परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिसेंट्रल लैंड के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप सैंड बॉक्स के ऊपर परचेज करना चाहते हैं तो आप सैंड बॉक्स की प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे और वहां पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद वहां पे लिस्टिंग्स अवेलेबल होंगी। आपको जोन सी भी लैंड का पार्सल अच्छा लगता है, उसकी लोकेशन अच्छी लगती है, और लोकेशन के ऊपर मैं बाद में आऊंगा कि वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आप उसको बाय कर सकते हैं। और वहां पे जो भी पेमेंट आप करेंगे, अगर आप डिसेंट्रल लैंड के ऊपर बाय कर रहे हैं तो वहां पे आपको मैना के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स नेटिव क्रिप्टो करेंसी इज मैना। और अगर आप सैंड बॉक्स के ऊपर परचेज कर रहे हैं तो वहां पे आपको सैंड के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स नेटिव क्रिप्टो करेंसी इज सैंड। और आपकी लैंड जो सी होगी उसको भी एनएफटी के अंदर कन्वर्ट करके उसको ब्लॉकचेन के ऊपर मिंट करके तो आपके नाम के ऊपर ट्रांसफर की जाएगी आपकी ओनरशिप। और फिर उसको जब आप सेल करेंगे तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर उसकी ओनरशिप जो सी है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम योरसेल्फ टू द नेक्स्ट बायर। अब आप अपने एक लैंड डिसाइड कर लिया है। अब उसकी लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड की बात करें तो लेट्स सपोज अगर आपने एक लैंड का पार्सल देखा जो कि अवेलेबल फॉर सेल है और वो फेसबुक ने जो सी लैंड परचेज की हुई है, या लेट्स सपोज एलोन मस्क ने जो सी लैंड परचेज की हुई है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर आपको वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर वो लैंड मिल रही है। तो उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि जो फेसबुक का फुटफॉल होगा, यानी कि जब कोई डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जाएगा और वो फेसबुक की साइट के ऊपर जा रहा है, उनका कोई इवेंट हो रहा है या कोई एप्पल का इवेंट हो रहा है, अगर एप्पल की साइट आपके जो साइट आपको मिल रही है उसके सामने है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर है, या फिर एलोन मस्क का कोई
पर्सनल इवेंट हो रहा है और आपकी लैंड जो उनसे वो उसकी लैंड के बिल्कुल अपोजिट है, तो उसका फुटफॉल जो उनसे वहां से आपकी लैंड की विजिबिलिटी होगी। तो आपने जो कुछ भी लैंड के ऊपर बनाया होगा वो ज्यादा अच्छा उसकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसके ऊपर कोई शॉपिंग मॉल बना दिया डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, या आपने उसके ऊपर कोई और एंटरटेनमेंट साइट बना दी, तो उस आपके अपोजिट जो सी लैंड है उसका फुटफॉल आपकी लैंड को बेसिकली उसकी विजिबिलिटी को देखेगा, और उसके ऊपर जो सी भी कंस्ट्रक्शन हुई है उसको देखेगा, और उसकी भी सेल्स को वो मैक्सिमाइज करेगा। इसलिए लैंड की जिस तरह हम सोसाइटीज के अंदर या कम्युनिटीज के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट एरियाज के ऊपर अगर आपको लैंड मिल रही है, तो आप ये देखते हैं कि कौन सी लैंड किस लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट करती है, उसके पास एमिनिटीज कौन सी हैं। और अगर आप कमर्शियल लैंड की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखते हैं कि उस एरिया का फुटफॉल कितना है, और उसके सामने या उसकी सराउंडिंग के अंदर कौन सी मेजर लैंडमार्क्स है जहां से उसका फुटफॉल आपकी लैंड की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर भी, कि आपने उस लैंड को कहाँ पे बाय किया हो। क्या बिल्कुल वो एक ऑफ द लोकेशन बिल्कुल एक साइड के ऊपर है जहाँ पे कोई फुटफॉल नहीं जा रहा, या वो एक सेंट्रल लोकेशन के अंदर है जहाँ पे ऑलरेडी एक फुटफॉल आ रहा है। जब आपने लोकेशन डिसाइड कर ली, अब नेक्स्ट टास्क आता है उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाने का। तो लेट्स सपोज आपने एक बहुत अच्छी लोकेशन डिसाइड कर ली है जो कि आपको डिसेंट्रल लैंड के ऊपर मिल रही है, और उसकी प्राइस यूएस डॉलर्स के अंदर तकरीबन $10,000 की है, तो आपने वो बाय कर ली। अब नेक्स्ट आपके पास टास्क है कि उसके ऊपर आपने कौन सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। आप उसके ऊपर एक इवेंट हॉल भी बना सकते हैं, आप उसके ऊपर शॉप्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो लेट्स सपोज आप उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि आपने शॉप्स बनानी है। अब शॉप्स आप बनाएंगे, उसमें डिफरेंट शॉप्स आप बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लैंड। अगर आपने वहां पे लेट्स सपोज 5 शॉप्स बनाई हैं, और क्योंकि उस लोकेशन का फुटफॉल अच्छा है, तो उसकी रेंटल वैल्यू जो उनकी है वो काफी अच्छी हो सकती है, और आपको रेकरिंग बेसिस के ऊपर एक इनकम जनरेट कर सकते हैं आप। अब उन शॉप्स के अंदर लोग जो उनसे हैं वो या तो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करेंगे, यानी कि उस शॉप के ऊपर कोई थर्ड पर्सन आके वो अपना आर्ट वर्क बेचना चाहता है, उसके पास एनएफटीज हैं, वो उस शॉप के ऊपर जाके वो एनएफटीज डिस्प्ले कर देता है, और वो डिजिटल आर्ट वर्क जो उनसे वहां पे सेल करता है। या फिर उसके ऊपर कोई म्यूजिक सेल किया जा सकता है, या कोई और एनएफटी वहां पे बेचा जा सकता है, उस शॉप के अंदर बेचा जा सकता है। तो वो जितनी अच्छी प्रोमिनेंट लोकेशन के ऊपर आपकी शॉप्स एग्जिस्ट करेंगी, उतना ज्यादा उसका रेंटल वैल्यू होगी। इसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड के अंदर लोग काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और उस उन सब बिल्डिंग्स के अंदर एनएफटीज यूज होंगे। यानी कि जिस तरह हमने पहले सेक्शन में बात की कि एनएफटी की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि बूम भी कर रही है, और अगले 5 से 7 सालों में उसका साइज भी बहुत बढ़ने वाला है। उसमें परचेजिंग ही सिर्फ और सिर्फ मेटावर्स के लिए होगी, क्योंकि लोगों ने मेटावर्स के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करनी है वो एनएफटीज की फॉर्म के अंदर होगी। तो अगर आप अब चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक वहां पे अपना एक डिस्प्ले सेंटर बनाना चाहता है जहां पे वो अपनी नई प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेगा, तो जब आप अपना वीआर हेडसेट लगाएंगे और फेसबुक की साइट के ऊपर जाएंगे मेटावर्स के अंदर, लेट्स सपोज वो डिसेंट्रल लैंड के ऊपर है, और आप डिसेंट्रल लैंड के ऊपर गए, आप फेसबुक की साइट के ऊपर गए, और फेसबुक के जैसे ही आप बिल्डिंग के अंदर एंटर होंगे, तो उनकी बिल्डिंग के अंदर जितने भी आपको चीजें नजर आएंगी, डिजिटल आइटम्स नजर आएंगे, चाहे वो पेंटिंग की शक्ल में हो, चाहे वो प्लांटर्स की शक्ल में हो, चाहे वो टेबल्स हो, चेयर्स हो, वो सारे के सारे एनएफटीज होंगी। तो उन्होंने एनएफटीज इसलिए बाय करने हैं क्योंकि उन्होंने अपनी डिजिटल स्पेसेस को ब्यूटीफाई करना है। इसके साथ साथ मेटावर्स के अंदर आप अपना एवाटार भी बना सकते हैं, यानी कि जब आप मेटावर्स के अंदर इंटर होंगे, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इंटर होंगे, तो आप प्रैक्टिकली तो बेसिकली उसके अंदर इंटर नहीं हो रहे, तो आपका जो सा एवाटार है, यानी कि वो एक मॉडल होगा जो कि कार्टूनिक मॉडल होगा, जो कि मेटावर्स के अंदर आप उसको बना सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, और वो आपकी एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी। तो उस एवाटार की जितनी भी क्लोथिंग होगी, जितनी भी एक्सेसरीज होंगी, जो भी गैजेट्स वो एवाटार यूज करेगा, वो भी आपको बाय करनी पड़ेंगी। अब मेटावर्स एक आने वाली दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये लेकर आएगा डिजिटल स्पेस के अंदर, और इसी को मद्देनजर रखते हुए फेसबुक ने अपनी जो उनसे पेरेंट कंपनी है जो कि ओन करती है फेसबुक ऐप को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, और दीगर इस तरह की एप्स को, जिसका पहले नाम फेसबुक इनकॉर्पोरेशन था, उसका नाम रीब्रांड करके मेटा कर दिया। अब ये मेटा इसने इसलिए किया क्योंकि वो इसको मेटावर्स की तरफ लेके जाना चाहता है, और आगे आने वाली दुनिया के अंदर सोशल नेटवर्किंग जो सी है वो कंप्लीटली चेंज होने वाली है, क्योंकि आपके एवाटार्स एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर
मूव कर रहे होंगे और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे। आपकी बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, आपके कॉन्सर्ट्स होंगे, आपके ट्रेड शोज होंगे, आपके जितना भी डिस्प्ले सेंटर्स होंगे वो सारे के सारे मेटावर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो आपकी शॉपिंग एक्सपीरियंस, आपका सोशल नेटवर्किंग, हाउ यू मेक न्यू फ्रेंड्स, इट ऑल गोना चेंज। इसलिए मेटावर्स एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकती है, क्योंकि डिसेंट्रलैंड जिस तरह है, सैंडबॉक्स है, इनके ऊपर लिमिटेड सप्लाई अवेलेबल है, और क्योंकि ये मार्केट लीडर्स हैं, इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, क्योंकि इन्होंने मार्केट को पहले कैप्चर किया है मेटावर्स की। और आने वाले दिनों में ये जितने ज्यादा इनके ऊपर इवेंट्स होते रहेंगे और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहेगी, उसी हिसाब से इनकी जो सी लैंड की प्राइसेस हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। मेटावर्स की मार्केट साइज 2022 के अंदर जो एस्टिमेट की गई थी वो ओवर 60 बिलियन के करीब थी, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2030 इट वुड रीच $1.3 ट्रिलियन। इट्स अ सिग्निफिकेंट ह्यूज इंक्रीमेंट, और इसमें आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप इसमें अपनी अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। थर्ड अर्निंग मेथड जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग का। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आप कंप्लीटली ऑटोमेट अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर सकते हैं, कि जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के तहत क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट होती रहे। तो उसमें सबसे इफेक्टिव जो उनसे क्रिप्टो ट्रेडिंग पॉट्स हैं या ऑटोमेशन है, उसमें नंबर 1 है आपके पास DCA, और नंबर 2 आपके पास है ग्रिड ट्रेडिंग। अब DCA ये होता है कि आपने एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो क्रिप्टो के अंदर डालनी होती है, और ये उस वक्त ज्यादा इफेक्टिव है जब प्राइसेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे विल कम डाउन, तो फिर आप DCA करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर BTC की प्राइस 90,000 के ऊपर है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें अब डिप आएगा, तो फिर आप DCA कर सकते हैं। DCA को आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे प्लान कर सकते हैं। तो वीकली बेसिस पे अगर आप $100 BTC के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपने क्रिप्टो एक्सचेंज को बेसिकली उसमें सेटअप कर सकते हैं ये चीज, कि वो जैसे ही हर हफ्ता गुजरता है तो विद द पैसेज ऑफ एवरी वीक वो उसके अंदर $100 इन्वेस्टमेंट करते जाएं आपके अवेलेबल फंड से। और जैसे ही आप उसको डिसकंटिन्यू करते हैं, कि अब आपको लगता है कि प्राइस बॉटम तक पहुंच चुकी है, लेट्स से कि आपने 80,000 पे DCA करना शुरू किया था, तो आप प्राइस उनसे वो 50,000 पे पहुंच चुकी है, और आपकी एवरेज उनसी बाइंग प्राइस बनी है वो तकरीबन 60,000 या 65,000 बनी है। तो उसके बाद आप इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, और क्योंकि आपने काफी अकोमुलेट कर लिया BTC को, तो फिर आप वेट करेंगे कि आपकी एवरेज प्राइस क्योंकि 60,000 है या 65,000 है, तो अब आप इसको 90 के ऊपर जाके दोबारा सेल आउट करेंगे। तो ये DC है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद आप एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, और किसी भी कॉइन को आप अकोमुलेट करते रहते हैं। इसके बाद दूसरी जो सी इसमें ऑटोमेशन आप ला सकते हैं वो है ग्रिड ट्रेडिंग की। तो ग्रिड ट्रेडिंग के अंदर आप एक स्पेसिफिक प्राइस इंटरवल्स बताते हैं कि आपने कब कितनी प्राइस फ्लक्चुएशन के बाद आपने बाय करना है और सेल करना है। तो सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली उन एंट्रीज को एग्जीक्यूट करता रहता है, बाय की ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट करता है और इसी तरह सेल के ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट करता है। तो सपोज कि अगर आप BTC के ऊपर ही ग्रिड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ग्रिड ट्रेडिंग आपकी उस वक्त इफेक्टिव होगी जब आप बहुत ज्यादा डिप नहीं देख रहे। जिस तरह हमने DC में देखा कि आप बहुत ज्यादा डिप देख रहे हैं, तो फिर आप वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर टाइम इंटरवल के ऊपर बेसिकली आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि आपकी वो डॉलर कॉस्ट एवरेज हो जाए, यानी कि उसकी प्राइस जो उनसे वो एक अच्छी एवरेज आपकी बन जाए ओवर द टाइम पीरियड, जब तक वो डिप कंप्लीट नहीं होता। इसी तरीके से ग्रिड ट्रेडिंग के अंदर आप प्राइस के डिफरेंसेस को देख रहे होते हैं, कि अगर प्राइस यानी कि आप 90,000 के ऊपर BTC और आप 80,000 तक या 85,000 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये नीचे जा सकता है, और ऊपर मैक्सिमम जो इसकी रेंज है वो 95,000 है, तो आप इसमें अपर एंड लोअर लिमिट के अंदर DC कर सकते हैं, यानी कि 85 से लेके आप 95 के दरमियान जो है वो बेसिकली आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो उसमें आप इसमें को प्राइस एक डिफाइन कर लेंगे कि एवरी 1000 मूवमेंट के बाद आपका बाय लिमिट एग्जीक्यूट हो जाए, और फिर इसी तरीके से जब 1000 का ऊपर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी के अंदर मूवमेंट होती है, तो उसमें आपका वो सेल ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसमें जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, 1000 की जब भी मूवमेंट होगी, यानी कि जैसे ही वो 90,000 से 89 पे आता है, तो आपकी बाय लिमिट एग्जीक्यूट हो जाती है।
और फिर 89 से वो दोबारा 88 पे आता है, तो आपकी सेकंड बाय लिमिट जो उनसे वो एग्जीक्यूट हो जाती है। और 88 से अगर वो 89 पे जाता है, तो ये सेकंड वाली जो उनसे ये आपकी वहां पे जाके 89 पे सेल ऑर्डर के अंदर आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आपने 1000 BTC का जो उनसा है वो ग्रिड के अंदर प्रॉफिट अर्न कर लिया। और इसी तरीके से अगर अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री कंटिन्यू रहती है और ये 89 से 90 पे जाता है, तो आपको 1000 का मजीद प्रॉफिट जो है वो सिक्योर हो जाता है। और इसी तरीके से अप एंड डाउन प्राइस के साथ आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज जो हैं ये आप यूज कर सकते हैं और इससे आप अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग को कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं। जस्ट आपको एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट एलोकेट करनी पड़ेगी और फिर इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स सेट करने पड़ेंगे कि अगर आपने DCA करना है तो वो कैसे करना है, और अगर आपने ग्रिड ट्रेडिंग करनी है तो वो कैसे करनी है। उसके बाद आपकी जितनी भी ट्रेडिंग है वो कंप्लीटली ऑटोमेट हो जाएगी और इससे आप काफी अच्छा एक ऑनलाइन इनकम सोर्स जो है वो आपका ये इस्टेब्लिश हो सकता है और इससे आप काफी अच्छी इनकम जनरेट भी कर सकते हैं। अब ये 3 बड़े ट्रेंडिंग इस वक्त ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स हैं और तीनों की डिमांड इस वक्त बढ़ रही है और एक दूसरे के साथ ये बेसिकली रिलेटेड भी हैं। तो अगर आप NFTs को देखें तो NFTs की डिमांड बढ़ेगी तो मेटावर्स की भी डिमांड अकॉर्डिंगली बढ़ेगी, क्योंकि मेटावर्स के अंदर NFTs को ने यूज होना है। और जब मेटावर्स के ऊपर लोग आएंगे और वो वहां पे कोई बाइंग एंड सेलिंग करेंगे तो फिर उसके लिए क्रिप्टो करेंसीज की डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये तीनों बेसिकली मिलके एक इकोसिस्टम डिजिटल स्पेस के अंदर बनाएंगे, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ये काफी बड़ी मार्केट बनने जा रही है। तो NFT जिनसे उसकी फोरकास्ट जो उनसे वो भी काफी अच्छी है। मेटावर्स की फोरकास्ट मार्केट साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी है। और इस तरह से क्रिप्टो की जो सी आजकल की मार्केट वैल्यूएशन चल रही है, इसका मार्केट कैप जो है वो 3.6-3.7 ट्रिलियन के करीब है। तो ओवरऑल अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें और ओवर द नेक्स्ट 5 to 7 years को हम इसमें फोरकास्ट करें तो इट कुड इजिली क्रॉस 5 ट्रिलियन मार्केट साइज। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके और एक अच्छा इनकम आप बेसिकली जनरेट कर सकते हैं।